ठीक है, तो जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा हम अपने राइटर को ढूंढना शुरू कर देंगे और इसके बाद पहाड़ी महारथियों की मदद से हम डायरेक्टर भी ढूंढ लेंगे। राज ने कहा, मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाने वाला हूँ। शायद हमें उनसे भी मूवी का हिस्सा बनने के लिए कहना चाहिए। वो सभी काफी तजुर्बे वाले जादूगर हैं, उन्हें मूवी में जोड़ने से काफी मजा आएगा। वसीम ने कहा, ठीक है, तो ये भी पक्का रहा। राज ने कहा। आखिरकार उसने वसीम का ध्यान भटका ही दिया था। मैं भी इसमें शामिल होना चाहूंगी। जैसे ही मैं आकार बदलने वाले सिद्ध चक्र को पार करूंगी तो मैं आधी मछली और आधी इंसान हो जाऊंगी। इसके बाद मैं भी मूवी का हिस्सा बन सकती हूँ। ज्योत्सना ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप भी जुड़ सकती हैं। ज्योत्सना जी, इसका मतलब आप अपना आकार बदल सकती हैं? राज ने पूछा। हाँ, आकार बदलने वाले सिद्ध चक्र के बाद मैं अपना आकार बदल पाऊंगी। ज्योत्सना ने कहा, अरे मैं तो इस बारे में बताना ही भूल गया। राज, मैं तुम्हें एक नया मौका देना चाहता हूँ, इसे बर्बाद मत करना। वसीम ने कहा, एक नया मौका? क्या ये आकार बदलने वाले सिद्ध चक्र से जुड़ा है? राज ने कहा। सिद्ध चक्र, इन दो शब्दों से राज का इतना पाला पड़ा था कि वो पिछले 2 दिनों से इन्हीं के आसपास घूम रहा था। हाँ बिल्कुल सही, तुम दोनों अभी भी काफी बढ़िया हालत में लग रहे हो। तो ये लो। वसीम ने जादुई गोलियां निकालकर कहा। राज ने गोली ले ली, लेकिन ऐसी गोली उसने पहली बार देखी थी। ये रक्त और कुंडलिनी की गोली से बिल्कुल अलग थी। ज्योत्सना, सबसे पहले राज को अपने खून की बूंद दे दो। इसके बाद तुम लोग अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत के लिए ये गोली खा लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एकदम बेहतर हालत में तैयार रहो। वसीम ने कहा। ऐसा सुनते ही ज्योत्सना ने अपने पंजे से दूसरे पंजे पर छेद किया और सुनहरी खून की बूंद निकाल ली। राज, अपना मुंह खोलो। वसीम ने खून की एक बूंद को हवा में उड़ाकर कहा। राज ने तुरंत अपना मुंह खोल लिया और बूंद उसके मुंह में चली गई। हालांकि उसे खाकर राज को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, ना ही उसका कोई आकार बदला, लेकिन उसे अपने और ज्योत्सना के बीच एक अजीब रिश्ता महसूस होने लगा। यह ठीक वैसा ही रिश्ता था जैसा राज और उसके मन की इंद्री में कैद भूत का था। ठीक है, अब दोनों लोग गोलियां खा लो। ज्योत्सना, तुम जाकर सारा सामान ले आओ, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए आकार बदलने वाला सिद्ध चक्र बना दूंगा। वसीम ने कहा। ठीक है सीनियर, मैं अभी गई और अभी आई। ज्योत्सना ने खुश होकर कहा। वो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। वो तुरंत ही पानी में उतर गई और एक बड़ी सी मछली में बदल गई, जिसे देखकर राज हैरान रह गया। इसके बाद राज गोली खाकर पालथी मारकर बैठ गया। वसीम टापू के किनारे पर पड़े भेड़ू और उसके दल को देखने लगा। सुनामी के कारण उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो लाशों की तरह पड़े हुए थे। टफी, वसीम ने चिल्लाकर कहा। टफी तुरंत ही गुलगुले के साथ वहां आ गया। इन लोगों पर नजर रखने में मेरी मदद करो, इन्हें जान से मत मारना और इन्हें भागने मत देना। मैं इनको चारा बनाकर बड़े खिलाड़ियों को पकड़ना चाहता हूँ। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए यहाँ से कोई नहीं भाग पाएगा, टफी ने कहा और अपना बड़ा आकार ले लिया। अब भेड़ू और उसके दल के पास भागने का कोई चारा नहीं बचा था। गुलगुले टफी के बगल में बैठकर रोबू को देख रहा था। गुलगुले, क्या तुम्हें ये पसंद आई? टफी ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं टफी जी, हम सन्यासियों को इस तरह की सोच रखना भी गुनाह है। मैं तो बस कुछ जानना चाहता हूँ, गुलगुले ने कहा। क्या जानना चाहते हो? टफी ने पूछा। ये जादूगर लड़की जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें लड़की जैसी वो बात नहीं है। क्या ये ट्रांसजेंडर है? गुलगुले ने कहा। हाँ, हो सकता है। बताओ, क्या तुम ट्रांसजेंडर हो? टफी ने पूछा। तू होगा ट्रांसजेंडर, तेरा खानदान होगा ट्रांसजेंडर। मेरी टेक्निक की प्रैक्टिस के कारण मैं लड़की जैसा दिख नहीं पाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर हो गई। रोबू ने मनी मन टफी को कोसते हुए सोचा। करीब 10 मिनट बाद ज्योत्सना वापस आ गई। सीनियर, ये रहा पूरा सामान, ज्योत्सना ने सामान जमीन पर रखते हुए कहा। तुम दोनों अब तैयार हो जाओ, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद वसीम धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा और उसी के साथ ज्योत्सना का लाया सामान भी उड़ने लगा। इसके बाद सभी सामान आपस में मिलने लगा, जिसके बाद 2 जिंदा जैसे ड्रैगन दिखने लगे। वो दोनों ड्रैगन मिलकर एक दरवाजा बना रहे थे। शायद इसी कारण सिद्ध चक्र को ड्रैगन गेट भी कहा जाता था। राज पहली बार ऐसी कोई चीज देख रहा था।
तभी वसीम ने अपनी उंगली से इशारा किया और ड्रैगन चमकने लगा। इसके बाद ज्योत्सना अपने असली रूप में आ गई और ड्रैगन गेट की तरफ बढ़ने लगी। राज, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ और हिलना मत। तुम भूल कर भी ज्योत्सना का ध्यान मत भटकाना। तुम्हें उसके खून की मदद से उसके अनुभव को महसूस करना है, वसीम ने कहा। ठीक है, राज ने जवाब दिया। ज्योत्सना, तैयार हो जाओ, वसीम ने कहा। अचानक ही गेट किसी वाटरफॉल में बदल गया और पानी ज्योत्सना की तरफ गिरने लगा। राज ये वाटरफॉल देखकर हैरान था, क्योंकि ये उसकी सोच से छोटा था, बल्कि ये वाटरफॉल कल के असली भ्रम से भी छोटा था। ये तो बहुत छोटा है, ऐसे में ज्योत्सना को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वैसे ही मछली है और तीसरे लेवल की जादूगर भी। तो क्या इस वाटरफॉल में कोई और रहस्य भी छुपा है? राज ने मनी मन सोचा। अभी राज अपने ख्यालों में ही डूबा था, तभी ज्योत्सना ने अपने पैर जमीन पर जमाए। अब वो पानी के अपने पास पहुंचने का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल पानी छपाक से उसके शरीर पर पड़ा। पानी के उसके शरीर पर टकराते ही उसके लिए टफी और बाकी लोग गायब हो गए। राज को ज्योत्सना की हड्डियां चरमराने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या इसका दबाव इतना ज्यादा है? राज ने सोचा और तभी उसके दिमाग में ज्योत्सना जो भी महसूस कर रही थी वो आने लगा। राज को महसूस हुआ जैसे वो कई हजार किलो का वजन अपनी पीठ पर लेकर घूम रहा हो, जबकि राज के शरीर पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि ज्योत्सना ऐसा महसूस कर रही थी। भयानक है, ये वाटरफॉल कितना छोटा सा है, लेकिन इसकी हर बूंद कितनी भारी है। इसका टकराना तो कई मुक्कों की बारिश जैसा है। इससे बचने के लिए तो ज्योत्सना को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, राज ने मनी मन सोचा। करीब 5 सेकंड में ही ज्योत्सना वाटरफॉल में पूरी तरह से मिल गई और उसके दबाव को अपना लिया। इसके बाद उसने अपने पैरों से जोर लगाया और वो हवा में उठने लगी। कमाल है, राज ने कहा। राज बिना पलक झपके ये चीज देख रहा था, लेकिन अचानक ही बिजली की गेंदें दिखाई देने लगी जो ज्योत्सना पर सीधी हमला कर रही थी। ये पानी से जुड़ी जादुई नाकामयाबी थी, ठीक वैसी ही जादुई नाकामयाबी जिसके चलते शाही जूनियर की हालत बुरी हो चुकी थी। लेकिन चौथे लेवल पर पहुंचने के पहले ज्योत्सना को यह भी देखना था। ज्योत्सना ने अपने शरीर के चारों तरफ जो भी बैरियर बनाए थे वो बिजली के झटकों में चकनाचूर हो गए। उसकी खाल जलने लगी। ज्योत्सना का खून वाटरफॉल में मिलकर बहने लगा, जिससे उसका रंग लाल हो गया। राज को यह सब महसूस हो रहा था। हालांकि ज्योत्सना के पास पीछे मुड़ने का कोई चारा नहीं था, वो बस आगे बढ़ सकती थी। तभी उसने अपना अंदरूनी हुनर दिखाया और उसकी नई खाल आ गई। इसके बाद ज्योत्सना और आगे बढ़ गई, लेकिन आगे और भी बड़ी बिजली की गेंदें उसका इंतजार कर रही थी। राज को जैसे जैसे ये महसूस हो रहा था, वैसे वैसे ही उसकी सारी इंद्रियां आपस में मिल रही थी और वो अपने सिद्ध चक्र की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसे ये सब पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी के लिए वो ज्योत्सना से जुड़ा हुआ था। ज्योत्सना के शरीर से खून टपक रहा था, उसके घाव हड्डी तक पहुंच गए थे। अब वो ड्रैगन गेट से बस 1 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन राज जानता था कि सफलता के करीब पहुंचने पर वो और भी मुश्किल हो जाती है। ड्रैगन गेट के नीचे आकर ज्योत्सना ने जोर से दहाड़ लगाई और ड्रैगन गेट की तरफ किसी तीर की तरह बढ़ी। ड्रैगन गेट से पानी निकलना बंद हो चुका था। वहां से बिजली के कड़कने की जोरदार आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ड्रैगन से बिजली जैसी रोशनी चमक रही थी। वो धीरे धीरे पत्थर में बदलकर अपनी सारी ताकत गेट से होते हुए ज्योत्सना में भेज रहे थे। ये देखकर राज को राहत महसूस हुई। शायद ज्योत्सना कामयाब हो गई थी। वसीम भी ये देखकर मुस्कुराया और उसने गेट पर थपथपाया, जिसके बाद गेट टुकड़े टुकड़े होकर आसमान से नीचे गिरने लगा। लेकिन ज्योत्सना का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। अरे सीनियर, ज्योत्सना जी कहाँ हैं? राज ने उलझन में पड़कर कहा। घबराओ मत। इसके बाद वसीम ने एक बार फिर चुटकी बजाई। अब वसीम रेगिस्तान के बीच में खड़ा था और राज भी वहीं था। यह भ्रम वास्तविकता थी। देखो वहां, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वसीम ने कहा। राज ने तुरंत मुड़कर वसीम के इशारे की तरफ देखा। वहां ज्योत्सना खड़ी थी, जिसका बायां हिस्सा मछली का और दायां हिस्सा इंसान का था। ज्योत्सना भी हैरान थी और अपने आप को देख रही थी। ज्योत्सना ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इससे ऐसा परिणाम हासिल होगा। ज्योत्सना की हैरानी राज को भी समझ आ रही थी।
उसे लगने लगा था कि शायद ही ज्योत्सना अपने स्वरूप को अपना पाएगी। एक तरफ ज्योत्सना खुद को मरमेड के जैसा बनाने का ख्वाब देख रही थी, जबकि उसके हाथ जो लगा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल ही जुदा था। कहीं न कहीं राज और ज्योत्सना दोनों के दिमाग में जादुई नाकामयाबी दौड़ने लगी थी। हालांकि राज अपने अंदर की हलचल से पूरी तरह अनजान था। उसके साथ भी अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। दूसरी ओर सरस सभी पहाड़ी महारथियों के पास वसीम के तोहफे पहुंचा रहा था, जिसकी चर्चा ग्रुप में होने लगी थी। इसके अलावा ग्रुप के लोग उड़ती तलवार कंपटीशन में भी रुचि दिखा रहे थे, जिसमें परी तलवार की लड़ाई में भाग लेने का मन बना रही थी, क्योंकि वो 6वें लेवल को हासिल कर चुकी थी। क्या ज्योत्सना पर नाकामयाब जादू का असर हो गया था? क्या राज को भी अपना सिद्ध चक्र हासिल हो गया था? सीनियर, क्या मैं कामयाब हो गई? ज्योत्सना ने पीछे मुड़कर वसीम को देखते ही पूछा। हाँ, तुम कामयाब हो गई, और अभी तुम आधी मछली आधी इंसान हो। अगर ये तुम्हारी सोच से अलग है तो चिंता मत करो। जैसे ही तुम 5वें लेवल पर पहुंचकर अपनी जानवर सिद्धि को इकट्ठा करोगी, तुम ठीक ढंग से बदल जाओगी। वसीम ने कहा। अरे वाह, मैं कामयाब हो गई। एक पल के लिए तो मैं डरी गई थी, ज्योत्सना ने हंसकर कहा। फिर वो थोड़ी देर तक रेगिस्तान में टहलने लगी। राज, जल्दी यहाँ आओ। तुम मेरे साथ तस्वीर लेना चाहते थे ना? अभी रेगिस्तान में ही तस्वीर ले लो। फिर कुछ कदम चलने के बाद ज्योत्सना ने हाथ हिलाकर राज से कहा, ठीक है। राज ने जवाब दिया और अपना फोन निकाल लिया। लेकिन कुछ कदम चलते ही राज को महसूस हुआ कि उसकी 5 इंद्रियों में रक्त और कुंडलिनी की शक्ति भयानक ढंग से दौड़ रही थी। राज एक जगह पर थम गया। सीनियर वसीम, मुझे अपनी हालत थोड़ी अजीब लग रही है, राज ने कहा। चिंता मत करो, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मुबारक हो, तुम पहले लेवल की बंदिश पार करके सिद्ध चक्र हासिल कर चुके हो। जल्द ही तुम दूसरे लेवल के जादूगर कहलाए जाओगे, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। अपने दूसरे लेवल के जादूगर बनने की बात सुनकर राज ने राहत की सांस ली। राज की यादों में दूसरे लेवल का जो पहला जादूगर था वो कलंदर था। शल्य के जहर के असर के बावजूद भी जब कलंदर की लड़ाई गोरे सन्यासी से हुई थी, तब कलंदर ने एक हमले से ही गोरे सन्यासी को ढेर कर दिया था। उस दौरान कलंदर को हराने के लिए राज को 2 तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल करना पड़ा था। पहले लेवल और दूसरे लेवल के जादूगर में इतना बड़ा अंतर था। राज की 5 इंद्रियां पेट के निचले हिस्से में अमृत कलश बना रही थीं। इसके बाद राज को बस असली कुंडलिनी बनने का इंतजार था, जिसके बाद राज दूसरे लेवल का जादूगर बन जाता। राज, दूसरे लेवल पर पहुंचने के पहले क्या तुम इस प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहोगे? वसीम ने पूछा। थोड़ी देर के लिए रोकना? सीनियर, क्या मैं इस चीज के लिए भी तैयार नहीं हूं? क्या इसीलिए मुझे दूसरे लेवल पर पहुंचने का थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? राज ने पूछा। राज, किताबें, मूवी सब बढ़िया है, लेकिन इनकी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो, वसीम ने हंसकर कहा। यह सुनकर ज्योत्सना की भी हंसी छूट गई। मैंने अभी तुम्हें 33 जानवर कबीले के 33 जानवर टेक्निक के बारे में बताया था ना? वसीम ने कहा। हाँ, जिसमें आभासी असली कुंडलिनी बनाई जा सकती है, राज ने कहा। तुमने जादूगरी की सही उम्र गवा दी है, और इसी कारण तुम्हारी माँ से तुम्हें जो अंदरूनी असली कुंडलिनी मिलनी चाहिए थी वो भी जा चुकी है। 4थे लेवल पर पहुंचने से पहले तुम्हारी जादूगरी की रफ्तार बाकियों से कम रहेगी, लेकिन अगर तुम आभासी असली कुंडलिनी हासिल कर लोगे तो ये अंतर काफी हद तक कम हो जाएगा। अब तुम क्या चुनना चाहोगे? वसीम ने कहा। मैं इंतजार करना चुनना चाहूंगा, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि खुद को रोकना कैसे है, राज ने कहा। अरे इतनी चिंता मत करो, अगले 10 दिनों के भीतर में मैं तुम्हें वो टेक्निक दे दूंगा। तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, वसीम ने हंसकर कहा। वसीम को अपनी बात पर पूरा भरोसा था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो इस मामले में काफी आगे बढ़ भी चुका था। ज्योत्सना ने राज को देखा। उसे यही लग रहा था कि राज की किस्मत वाकई अच्छी है, क्योंकि उसकी वसीम से अच्छी पहचान है। ये हो गया, वसीम ने कहा और अपनी हथेली से राज के निचले पेट पर छुआ। अचानक ही राज की इंद्रियों का अमृत कलश से संपर्क टूट गया, जिससे राज का दूसरे लेवल पर जाने का क्रम रुक गया। ये तो राज का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या इन्होंने राज को अपना शिष्य बना लिया है?
ज्योत्सना ने मनीमन सोचा। अभी ज्योत्सना अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि तभी वसीम ने चुटकी बजाकर भ्रम वास्तविकता बंद कर दी, जिससे वो तीनों दोबारा टापू पर पहुंच गए। अरे मिष्टी जी, राज ने गुलगुले के बगल में बैठी लड़की को देखकर कहा। मिष्टी शल्य की शिष्य थी और वो शल्य की पत्नी बनना चाहती थी। मिष्टी ने जैसे ही राज का गंजा सिर देखा, उसकी हंसी छूट गई। राज, तुम सन्यासी बन गए? मिष्टी ने हंसते हुए पूछा। मैं कोई सन्यासी नहीं बना, कुछ कारणों से मुझे अपने बाल हटाने पड़े और मैंने नई हेयर स्टाइल रखने का सोचा, राज ने जवाब दिया। हाँ, ये हेयर स्टाइल भी बढ़िया है, खास तौर से इस गर्मी में, मिष्टी ने कहा और सोचने लगी कि शायद उसे शल्य के भी बाल उड़ा देने चाहिए। इससे बाकी लड़कियों का उसमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता था। मैं परितोष परिवार की लड़की को कुछ नई दवाइयां देने के लिए आई हूँ। नई दवाई देने का तरीका भी इसमें दिया है। इससे रिकवरी की रफ्तार भले ही न बढ़े, लेकिन इससे कोई भी चोट नहीं बचेगी। इसके अलावा सीनियर वसीम ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो जादूगर चुने हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाने के लिए आई हूँ। कालघाती मैच मेकिंग कर रहा है, तो अब मुझे ही ये करना होगा, मिष्टी ने कहा। राज ने दवाई लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा लिया। हाँ, एक बात और, दवाई इस्तेमाल करने के पहले इनकी खासियत को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए एक मर्द जादूगर को अपने खून की कुछ बूंदें डालनी होंगी, मिष्टी ने कहा। राज ने इस काम के लिए पहले गुलगुले की तरफ देखा, लेकिन एक बच्चे का खून निकालना उसे ठीक नहीं लगा। फिर उसने भेड़ू और उसके दल को देखा तो उसे उन लोगों का खून लेना बढ़िया विकल्प लगा। राज, तुम अपने खून का इस्तेमाल करो। उन कबीले वालों के खून में गड़बड़ी है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वसीम ने कहा। इनके शरीर में दिक्कत है? क्या ये लोग आम लोग नहीं हैं? राज ने मनीमन सोचा। हालांकि वसीम की बात मानने के अलावा राज के पास कोई चारा नहीं था। हाँ, मैं अपने बारे में तो भूल ही गया था, मैं अपना खून भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, राज ने माथा पीटते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मिष्टी, तुम चाहत पर दवाई लगाना और मैं उस पर खून टपकाकर उसे एक्टिवेट करूंगा, राज ने कहा। ठीक है, मिष्टी ने जवाब दिया। तब तक मैं इन लोगों को देखता हूँ। दवाई का काम करके मिष्टी, तुम इन्हें ले जा सकती हो, वसीम ने कहा। वसीम के पास पहले से ही 33 जानवर टेक्निक लेने का एक प्लान था। ठीक है, मिष्टी ने सिर हिलाकर कहा। टेंट के अंदर चाहत ऊपर देख रही थी। राज ने उससे वादा किया था कि राज वसीम से निपटारा मंच के बारे में बात करेगा। इस मदद से उसका परिवार लड़ाई में जिंदा बच पाने की स्थिति में आ सकता था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि अब वो लड़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। अगर उसमें थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो वो यहां से निकलकर लड़ाई में उतर जाती, क्योंकि लड़ाई में मरना बिस्तर पर मरने से काफी बेहतर था। चाहत अपने ख्यालों में डूबी थी कि तभी राज और मिष्टी टेंट के अंदर आए। चाहत जी, हम नई दवाई लगाने के लिए आए हैं, राज ने कहा। नई दवाई? क्या इससे मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगी? चाहत ने पूछा। इससे जल्दी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन इससे हर तरह की चोट ठीक हो जाएगी। खैर, चिंता मत करो, भ्रमताला और परितोष परिवार की लड़ाई तुम्हारी उम्मीद से बेहतर रहेगी। उम्मीद मत हारो, राज ने कहा। माफ करना, मैं बेसब्र हो गई थी, चाहत ने कहा। अरे ये घाव तो काफी सीरियस है। शल्य ने जैसा कहा था, ये तो उससे काफी खराब हालत में है। राज, जल्दी यहाँ खून गिराओ, मेरे पास समय कम है, मिष्टी ने कहा। ठीक है, राज ने कहा और अपनी बाह फैला ली। इसके बाद उसने सहस्त्र भेदी तलवार से अपनी कलाई बिना किसी झिझक के काट ली। खून सीधा मिष्टी के हाथ में पकड़ी दवाई पर गिरा। दवाई अचानक ही अपना रूप बदलने लगी। उसका रंग लाल होने लगा और उस पर ऊपर बुलबुले फूटने लगे। मिष्टी जी, इतना काफी है क्या? राज ने पूछा। हाँ, इतना काफी है, मिष्टी ने कहा। तो क्या ये खून का बहना रोक सकती हो? राज ने पूछा। मुझे खून रोकना नहीं आता, मिष्टी ने कहा। क्या? राज की आंखें खुली की खुली रह गईं। शल्य की शिष्य होने के नाते राज ने उम्मीद की थी कि मिष्टी को इतना तो आता ही होगा। मैं अभी अभी इस काम में आई हूँ, मैं बस नाम को ही शल्य की शिष्य हूँ, मिष्टी ने कहा। यह सुनकर राज ने अपनी कलाई पकड़ी और टेंट से बाहर की तरफ भागा। सीनियर वसीम, मुझे बचाइए, राज ने बाहर की तरफ भागते हुए सोचा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसने इतना गहरा काटा ही क्यों। क्या ये लड़की के सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहा था?
मिष्टी ने कहा। इसके बाद मिष्टी चाहत के शरीर पर दवाई लगाने लगी। धीरे धीरे चाहत के शरीर में गर्माहट फैली और उसे चुभने जैसा दर्द होने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, अब इसे सहन तो करना ही होगा, मिष्टी ने हंसकर कहा। चाहत ने अपने दांत पीसे क्योंकि अब बताने का कोई मतलब भी नहीं था। अगर नसीब में रहा तो हम दोबारा मिलेंगे। मुझे कुछ दूसरे काम भी हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। अगर तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो मैं राज से कह दूंगी। तुम दोनों बैठकर खूब बातें कर सकते हो, मिष्टी ने कहा। चाहत ने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है, अब आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप ही ठीक होंगी। अगर तुम कुछ नहीं बदल सकती हो तो उन्हें अपने हिसाब से ही बदलने के लिए छोड़ दो। जाने के पहले मिष्टी ने कहा, चीजें अपने हिसाब से ही बदलती हैं? क्या बकवास है। अगर मैं लड़ाई में उतरती तो क्या चीजें अलग नहीं होती? लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं कर सकती। चाहत ने गहरी सांस लेकर सोचा। चाहत पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी। उसकी हालत के हिसाब से उसके पास बस आराम करने का ही विकल्प था। उसकी चोटें उसे महसूस हो रही थी। ऐसे में उसका लड़ाई में उतरना किसी काम का नहीं था, इसलिए चुपचाप आराम करके इंतजार करना ही उसे बेहतर लग रहा था। हालांकि वसीम के निपटारा मंच पर मौजूदगी चाहत को और भी ज्यादा राहत महसूस करा सकती थी, लेकिन ये चीज भी राज के भरोसे पर थी। क्या राज वसीम के हिसाब से अपना सफर जारी रख पाएगा? क्या वसीम 33 जानवर टेक्निक हासिल कर पाएगा? क्या भेड़ू और उसका दल किसी और चाल की तैयारी में था?